अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी मिड टर्म की तैयारी में बिजी होंगे। मिड टर्म के एग्जाम्स की तैयारी में आप लोग बिजी होंगे। तो ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टैट के कोर्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं या वो स्टूडेंट्स जो इस कोर्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, उनको समझाया भी है अच्छे तरीके से, जो मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं आपको, अगर आपने साथ साथ तैयारी नहीं की है इस कोर्स की, तो इस वीडियो से आपके इस कोर्स की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकेंगे और आपको स्टैट की बहुत अच्छी समझ भी आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे तैयार करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। सबसे पहले तो जो अनाउंसमेंट आई हुई है इस कोर्स की, मिड टर्म के हवाले से जो सिलेबस बताया गया है वो है 1 to 22 लेक्चर्स। इस कोर्स के फर्स्ट 22 लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं। और इसके मिड टर्म एग्ज़ाम की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 मिनट्स है, 1 आवर है। और 30 मार्क्स जो है वो, इसके 30 मार्क्स होंगे, जिसमें सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए जो है वो ऑब्जेक्टिव का है, उसमें 20 ऑब्जेक्टिव जो है वो 22 मार्क्स का है। और जो सब्जेक्टिव है वो 8 मार्क्स का है। इस दफ़ा ये जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हुआ है, तो इसमें चेंजिंग्स हुई हैं। और इस कोर्स में जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको 27 MCQs आएंगे। आपने जो सॉल्व हैं वो सारे ही करने हैं, लेकिन जो कंसीडर होंगे ग्रेडिंग के लिए वो सिर्फ 22 MCQs कंसीडर होंगे, वो भी बेस्ट वाले। मींस जो राइट ऑप्शंस वाले आपने मार्क किए होंगे वो ग्रेडिंग के लिए कंसीडर करेंगे। और जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 3 मार्क्स के होंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। आपने सारे ही अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से भी वही क्वेश्चंस जो होंगे वो ग्रेडिंग के लिए चूज करेंगे जो आपने राइट सोल्यूशन जिसका होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, आपने क्या करना है, एक रजिस्टर पकड़ लें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपने साथ साथ उस रजिस्टर पे लिखते रहना है। उसमें मैं आपको फार्मूलाज और टॉपिक के हवाले से जो जो इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी वो आपने साथ साथ राइट डाउन करते रहना है और आपने उनको याद कर लेना है, उनको समझ लेना है, तो उससे आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने लेक्चर वाइज इनको मैं बताऊंगी सारा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं कवर कर दूंगी सारे। और जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यानी वो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको मैं स्किप आउट करती रहूंगी। जो चीज़ मैं बस समझाऊंगी आपने वो ध्यान से समझनी है, और जो चीज़ राइट डाउन करनी है आपने साथ साथ करते रहना है। या आपके साथ नोट्स भी बन जाएंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इस दफ़ा इंशाल्लाह आपका ये कोर्स भी क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है कि the science which enables us to draw conclusions about various phenomena on the basis of real data collected on simple basis। कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें इनेबल करती है कि हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करें वेरियस फिनोमेना के मतलब रियल डेटा के ऊपर बेस करते हुए, कि जो हमने सैंपल बेसिस से इकट्ठा किया है। स्टैट्स ये होती है कि आपने डाटा कलेक्ट किया होता है, डेटा आपके पास होता है, आपने उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके कोई कंक्लूजन्स ड्रा करने होते हैं। दिस इज स्टैटिस्टिक्स। ये एक टूल है डेटाबेस रिसर्च के लिए और इसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे है ऑब्जर्वेशन। इन स्टैटिस्टिक्स एन ऑब्जर्वेशन ऑफन मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर इट इज अ फिजिकल मेजरमेंट सच एज हाइट और वेट, a classification such as heads or tails, or an answer to a question such as yes or no। जो ऑब्जर्वेशन होती है वो बेसिकली एक न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग होती है इंफॉर्मेशन की, चाहे वो फिजिकल मेजरमेंट हो, कोई हाइट हो, वेट हो, या क्लासिफिकेशंस की फॉर्म में हो लाइक हेड्स या टेल्स की फॉर्म में हो, या किसी क्वेश्चन का आंसर हो यस और नो की फॉर्म में। जो स्टेटिस्टिशियंस होते हैं उनके लिए ये डेटा भी बहुत हेल्पफुल होता है और वो इससे भी बहुत कंक्लूजन्स ड्रा कर पाते हैं। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेटिस्टिशियंस के लिए। आगे है वेरिएबल्स। अ करेक्टरिस्टिक दैट वेरीज विद इन एन
with an individual or an object is called a variable, कि वो करेक्टरिस्टिक जो चेंज होती रहती है उसको वेरिएबल कहते हैं. लाइक एज, एज जो होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इसलिए वो एक वेरिएबल है. और आगे इन्होंने बताया कि जो डोमेन होती है, एक जो डोमेन होती है उसमें से हम वेरिएबल की एक वैल्यू लेते हैं. ज़्यादा सारी वैल्यूज होती हैं वेरिएबल की जिसमें से एक ली जाती है जिसको वेरिएबल कहते हैं. और अगर डोमेन जो है उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू हो तो वो फिर कांस्टेंट कहलाएगी. आगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं. दिस इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जिसमें है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स. ये इस टॉपिक का जिन जो बच्चे पेपर दे आए हैं उनको पता होगा कि इसमें उनको लॉन्ग क्वेश्चन आया था. अम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ये था कि आपको दे दिया गया था, डेटा दे दिया गया था और कहा था कि इनको डिस्टिंग्विश करें क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के हिसाब से, कि इनमें से क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होंगे और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होंगे. तो अगर आपका ये टॉपिक अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा. आगे है जी, इसमें क्या है जी, इसको हम पढ़ते हैं. Variables may be classified into quantitative and qualitative according to the form of the characteristic of interest. A variable is called a quantitative variable when a characteristic can be expressed numerically, such as age, weight, income, or number of children. आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है यानी कोई चीज की क्वांटिटी है न्यूमेरिकल फॉर्म में, ऐसा वेरिएबल जिसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकें उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल. यानी किसी की एज, कोई वेट, किसी की इनकम या नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल. यानी कि हमने इसको एक्सप्रेस न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट क्वांटिटेटिव वेरिएबल. On the other hand, if the characteristic is non-numerical, such as education, eye color, quality, intelligence, poverty, satisfaction, ऐसी करेक्टरिस्टिक जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस ना कर सकें तो उसको हम कहेंगे क्वालिटेटिव वेरिएबल. वो किसी की क्वालिटी होगी, लाइक इंटेलिजेंस, क्वालिटी, आई कलर, ये चीज़ें आएंगी क्वालिटेटिव वेरिएबल में. इनको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. किसी का कलर आ गया तो ये उसकी एट्रीब्यूट्स होती हैं. द वेरिएबल्स इज रेफर्ड टू एज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल. ऐसे वेरिएबल को हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहेंगे. और जो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक होती है उसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड एन एट्रीब्यूट. अगर लेक्चर नंबर 2 में डेटा कलेक्शन के बारे में बताया हुआ है कि डेटा कलेक्शन जो होती है उसमें एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा वो होता है कि जो आप डायरेक्ट आपके तक आए, किसी प्रोसेस के अंदर से ना गुजरे, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा. Data that have been originally collected, raw data, and have not undergone any sort of statistical treatment are called primary data. ऐसा डाटा जो किसी स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट के अंडर ना गया हो और डायरेक्ट आपके तक आया हो, उस पर अभी कोई प्रोसेस ना किया हुआ हो, कोई ऑपरेशन उस पर परफॉर्म ना किया हो, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी डेटा. आगे सेकेंडरी डेटा है. Data that have undergone any sort of treatment by statistical method at least once, चाहे वो एक दफ़ा ही किसी statistical method के treatment से गुजरा है, तो ऐसे डेटा को हम कहेंगे secondary data. The data that have been collected, classified, tabulated or presented in some form for a certain purpose, किसी खास purpose के लिए आपने उसको collect किया, classified किया, tabulate किया और प्रेजेंट किया, तो वो हो गया सेकेंडरी डेटा, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रोसेस, किसी प्रोसेस से वो गुजरा है. तो ऐसे डेटा को हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा. सैम्पलिंग फ्रेम जो होता है वो कंप्लीट लिस्ट होती है उन तमाम पॉपुलेशन के तमाम एलिमेंट्स की, उसे कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम. और जो डिफरेंस होता है एस्टिमेट, जो एस्टिमेट ड्राइव किया गया होता है सैंपल से और ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन से, इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं, जो कि है एक्स बार माइनस यू. सैम्पलिंग फ्रेम. आगे लेक्चर नंबर 3 में टाइप्स ऑफ डेटा बताई गई हैं. टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. एंड फर्दर इनको इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है. अब इसको हम जाके हैंडआउट्स में से पढ़ते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा जो होते हैं वो क्या होती हैं.
अच्छा, इसमें मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगी, और जो बातें मैं आपको बताऊंगी आपने वही राइट डाउन करके उन्हीं को ही याद रखना है। इसके अलावा अगर आपने साथ अपनी मतलब हैंडआउट्स जिस तरीके से भी आपने पढ़ने हैं पढ़ें, लेकिन ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं अच्छे तरीके से तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वालिटेटिव डेटा में यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल और बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल आते हैं। यूनिवेरिएट में परसेंटेजेस, पाई चार्ट्स एंड बार चार्ट आ जाते हैं, एंड बाय वेरिएट में कंपोनेंट बार चार्ट एंड मल्टीपल बार चार्ट आ जाते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव में आगे फर्दर टाइप्स एंड डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइन चार्ट, एंड कंटिन्यूस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व आ जाते हैं। बाकी जाके हम इनको डिटेल में देखते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बताती रहूंगी। सबसे पहले पाई चार्ट है। सबसे पहले पाई चार्ट है जो कि पाई चार्ट जो है वो क्वालिटेटिव डेटा के अंदर आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये डेटा दिया हुआ है कि उर्दू के स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं। इसको हमने पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये असल में आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि जो डेटा आपको दिया गया है उसके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करके आपने उसको डायग्राम की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करना है, ये उस चीज में आ जाता है। तो पाई चार्ट में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये नंबर वो है मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि उर्दू के कितने हैं, इंग्लिश के कितने हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी दी हुई है। तो यहाँ पे उसका सम कर लिया, वो 1200 आ गया। आगे जाके हम इसको पाई चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी आ गई। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह बनाते हैं। पाई चार्ट के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो है कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इस तरह बनाई है कि जो उर्दू की फ्रिक्वेंसी थी स्टूडेंट्स की वो 719 थी। उसको हमने एक सेल को हमने इसके टोटल से डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद ये आ गई रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 59.9। और फिर इसी तरह ही 481 के साथ किया, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की फ्रिक्वेंसी थी उसको भी टोटल के साथ डिवाइड किया और उसको इधर लिख दिया। अब ये तो आगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 59.9 और 40.1। आगे पाई चार्ट में आपको चाहिए जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है वो निकालने का तरीका आगे बताया हुआ है कि उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गई परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है कि हाउ डू वी डिसाइड वेयर टू कट सर्कल। कि जो पाई चार्ट होता है उसमें सर्कल होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर्कल को हमने कहाँ से कट करना है। तो यहाँ पे उसका तरीका बताया हुआ है कि द आंसर इज वेरी सिंपल। All we have to do is to divide the cell frequency by the total frequency and multiply by 360। के रिलेट जिस तरह हमने ऊपर किया कि जो एक सेल फ्रीक्वेंसी है उसको आपने डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी से, इससे आपके पास आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 360 से। 360 से आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे कट करना है। तो ये देखें यहाँ पे क्या किया हमने, वही डेटा है। यहाँ पे जब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई तो उसको जब 360 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 215.7 डिग्री एंड 144.3 डिग्री आ गई। इससे हमें पता चल गया कि हमने सर्कल को कहाँ से कट करना है। तो ये पाई चार्ट इसका बन गया कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स कितने हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स कितने हैं, ये हमने इसको पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। आगे सिंपल बार चार्ट है। अच्छा, इन चार्ट्स के हवाले से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको एमसीक्यूज में ये बात पूछी जा सकती है। ये जो चार्ट्स हैं ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएंगे, वो ऐसा नहीं कहेंगे कि आप इसको मतलब डेटा दे दें और कहें कि इसका पाई चार्ट बनाते हैं, इसका सिंपल बार चार्ट बनाते हैं, या ये जितने भी चार्ट्स हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये बनाने का नहीं कहेंगे, बल्कि इससे मुतलिक आपको ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि वो पूछें कि इनमें जो है एक्स एक्सिस पे क्या होता है और वाई एक्सिस पे क्या होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। या इस वाली चार्ट को बनाने के लिए आपको क्या रिक्वायर होता है, ये चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको ये बात पता होगी। सिंपल बार चार्ट में सिंपल डेटा दिया गया है, ईयर्स दे दिए हैं और टर्नओवर्स दे दिए हैं। इसमें जो ईयर्स हैं वो
हमने एक्स एक्सिस पे रख लिए, और जो दूसरा डेटा होगा वो इस जगह पर आएगा। सिंपल बार चार्ट में हमने इस तरह करना है। देखिए ईयर अलोंग एक्स एक्सिस, एंड जो दूसरी चीज होगी जो वेरी कर रही होगी उसको हम रखेंगे वाई एक्सिस पे। ईयर्स जो हैं वो सेम ही रहेंगे। बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज होगी ना मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगी, तो उसे ही हम स्किप आउट करते रहेंगे। अच्छा, आगे है कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट में इसको हम सब डिवाइडेड बार चार्ट भी कहते हैं, कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये आप राइट डाउन साथ साथ करते रहें, इसमें बस यही बात इंपॉर्टेंट थी। आगे मल्टीपल बार चार्ट जो होते हैं, मल्टीपल बार चार्ट यूज होते हैं जब आपने प्रेजेंट करना हो डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को, तब हम मल्टीपल बार चार्ट यूज करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को जब आपने रिप्रेजेंट करना हो। आगे जो आ रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कर्व्स वगैरह है। इसमें इन्होंने ज़्यादा सारा डेटा दे दिया है, और यहाँ पर इन्होंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का तरीका बताया है। ये आपको पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं या ये बनाएं, तो कि वो डीप है या आप इसमें वो डेप्थ में जाएंगे, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि रेंज का फॉर्मूला बताया हुआ है, कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ये स्टेप्स की फॉर्म में बताया हुआ है। आप मतलब अभी तो साथ साथ बंदा पढ़े तो डेप्थ में बंदा चला जाता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म तैयारी की मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए अभी इतना ही। अच्छा, आगे चलते हैं। रेंज जो होती है, रेंज का फॉर्मूला ये होता है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। आगे है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को डिनोट करते हैं एज से, और क्लास इंटरवल जो होते हैं ये आगे जाके हमें सारी चीज़ें यूज़ में आएंगी, तो वहाँ पे मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कि इनको निकालने का क्या तरीका होता है, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, क्या लॉजिक्स होते हैं। क्लास बाउंड्रीज का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ क्या होती हैं। क्लास बाउंड्रीज जो होती हैं वो हम तब बनाते हैं जब क्लास लिमिट्स की जो, इसकी जिस तरह ये क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, इसकी लोअर क्लास और अगले की अपर क्लास जो सेम ना हो, तब हम बनाते होते हैं क्लास बाउंड्रीज। और क्लास बाउंड्रीज बनाने का ये तरीका होता है कि आपने इनका जो डिफरेंस होता है ना, लाइक 0.05 है, तो अपर क्लास में से माइनस करना होता है और लोअर क्लास में ऐड करना होता है, तो इस तरह क्लास बाउंड्रीज बन जाती हैं। अब यहाँ पे क्लास लिमिट्स की, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनाई हैं, तो अब ये देखें ये वैल्यू 32.95, और अगली क्लास की इसकी लोअर क्लास लिमिट और अगले की अपर क्लास लिमिट जो है वो सेम है। क्लास बाउंड्रीज इस तरह बन जाती हैं। और जो क्लास इंटरवल है, ये उसकी डेफिनेशन समझ लें या जो भी समझ लें, कि जो डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास बाउंड्री एंड द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ एनी क्लास इज इक्वल टू द क्लास इंटरवल। के जो डिफरेंस होता है अपर क्लास बाउंड्री में और लोअर क्लास बाउंड्री में किसी भी क्लास की, उसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं, जो कि एज से रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि फ्रीक्वेंसी क्या, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालते हैं और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालते हैं। यहाँ पे एक डेटा है, सिंपल फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसकी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका ये होता है कि जो फ्रीक्वेंसी का ईच सेल होता है ना, जो फ्रीक्वेंसी का, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कर लिया, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी का इन सबको ऐड करके यहाँ पे समीशन एफ निकाल लिया। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का ये तरीका होता है कि हर सेल को टोटल से डिवाइड करना होता है। 2 डिवाइडेड बाई 30, 0.067, इस तरह करके हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और आगे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका ये होता है कि आप उस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह आ जाएगी आपके पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। हिस्टोग्राम इंपॉर्टेंट है। हिस्टोग्राम में वो आपसे पूछेंगे कि इसमें एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है। डेफिनेशंस भी आप पढ़ते रहें, ताकि इसमें से भी कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आप वो कर सकें। कि जो हिस्टोग्राम जो होता है वो कंसिस्ट होता है सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स पे whose bases are marked off by class boundaries along x axis। जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं इसमें वो x axis के लॉन्ग होती हैं, और जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो इसमें y axis के लॉन्ग होती हैं। तो यानी कि अब इस बात से ये भी चीज़ ऑब्वियस हो गई कि जो चीज़ें एक्स एक्सिस पे होती हैं और जो वाई एक्सिस पे होती हैं वो आपके पास होनी भी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो आपको पहले बनानी पड़ती हैं, फिर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
लाइक इसमें क्लास लिमिट्स अगर दी हुई थी और आपके पास क्लास बाउंड्रीज नहीं थी लेकिन हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको चाहिए थी, तो आप पहले क्लास लिमिट्स की क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, जिस तरह मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि अपर से माइनस करते हैं और लोअर में ऐड करते हैं। हिस्टोग्राम से आपको यही एक एमसीक्यूज आएगा कि इसमें एक्स एक्सिस पे क्या होता है और वाई एक्सिस पे क्या होता है। आगे है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। frequency polygon में a frequency polygon is obtained by plotting the class frequencies against the midpoints of the class. It means कि frequency polygon ड्रा करते हुए आपके पास क्लास frequencies होनी चाहिए और आपके पास मिड पॉइंट्स होने चाहिए क्लासेस के, तो आप frequency polygon ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बता दिया कि जो मिड पॉइंट्स होते हैं क्लासेस के वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होते हैं और जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो वाई एक्सिस के लॉन्ग होती हैं। मींस दैट कि जब आपने मिड पॉइंट्स भी निकाल लिए और फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी दी हुई हैं, तो आप एक्स एक्सिस के ऊपर सारे मिड पॉइंट्स ड्रा करते हैं और वाई एक्सिस पे ड्रा करते हैं आप फ्रीक्वेंसीज को, तो आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें आप साथ साथ राइट डाउन करते रहें। फ्रीक्वेंसी कर्व है कि अगर वही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर स्मूथ हो जाए तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। वही चीजें इसमें आती हैं कि इधर इन्होंने क्लास बाउंड्रीज और यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज को ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स बताई हुई हैं। 4 टाइप्स हैं। एक होती है सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी कर्व, मॉडरेटली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व, एक्सट्रीमली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व एंड यू शेप फ्रीक्वेंसी कर्व। ये 4 टाइप्स आपने याद करनी। आगे इन्होंने मजीद इनको डिटेल में बताया हुआ है कि जो सिमेट्रिक होती है वो इस तरह इक्वल होती है। सिमेट्रिक कर्व होती है बीच में से इसको हाफ करें तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी एंड लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। आगे है पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाएगा कि जी द पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व इज दैट हुज राइट टेल इज, और आगे मतलब वो पूछ लेंगे। तो इसमें ये इसका कॉन्सेप्ट है कि जो पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व होती है उसकी जो राइट टेल होती है वो लॉन्गर होती है उसकी लेफ्ट टेल से, और जो नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व होती है उसकी जो लेफ्ट टेल होती है उसकी जो लेफ्ट टेल होती है वो लॉन्गर होती है उसकी राइट टेल से। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। और जो एक्सट्रीमली नेगेटिवली स्क्यूड होती है वो जे शेप्ड होती है, उसकी इस तरह की जे शेप्ड होती है। नेगेटिवली एक्सट्रीमली के आगे है नेगेटिव का भी वर्ड है, एक्सट्रीमली नेगेटिवली स्क्यूड। ओके, आगे है द एक्सट्रीमली पॉजिटिवली स्क्यूड। जो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी वो होगी रिवर्स जे शेप्ड। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप साथ साथ लिखते रहें। और आगे है a relatively less frequently encountered frequency distribution is the U shaped। जो relatively less frequently encountered होती है frequency distribution वो U shaped होती है। पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ये ऊपर हमने पढ़ लिया कि किस तरह होती है। अच्छा, आगे है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये पढ़ते हैं कि कॉमुलेट अच्छा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का आपको तरीका बता दूं कैसे होता है। कि आपको क्लास बाउंड्रीज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इसकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह बनाते हैं कि हमेशा जो फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट होती है वो एज इट इज आगे आ जाएगी और जो दूसरी होगी उसमें ऐड होती जाएगी। यानी कि फर्स्ट टू को ऐड करके यहाँ पे 6 आ गया और आगे जो 6 है 6 + 14 जो इसका आंसर आएगा वो, और यहाँ पे जो अगली फ्रीक्वेंसी होगी उसको ऐड करके यहाँ पे आंसर लिखना है, इसे कहते हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर जो आंसर आया उसको 20 को और 8 को ऐड करके हम यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह ये चलती रहेगी। और जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम होगा वो मतलब सम नहीं होगा सॉरी, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होगी वो, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का आप जो टोटल सम करेंगे वो हमेशा इक्वल आएगा। तो ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं साथ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का ये तरीका होता है कि ऊपर वाली हमेशा एज इट इज आएगी और बाकियों के अंदर फिर पहली और नेक्स्ट वाली ऐड होती रहेगी और इस तरह ही आगे आगे चलता रहेगा। इस तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। आगे इन्होंने बताया कि ये भी एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये
बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन होती है उसमें एक्स एक्सिस पे क्या होता है, इसको ओगिव भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ओगिव भी है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन या ओगिव, ठीक है, दे आर सेम। तो इसमें ये एमसीक्यूज आता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है और वाई एक्सिस पे क्या होता है। तो जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन होती है या ओगिव होती है, उसकी एक्स एक्सिस पे होती हैं क्लास अपर क्लास बाउंड्रीज, और जो वाई एक्सिस पे होती हैं वो होती हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप साथ साथ राइट डाउन करते रहें। आगे इसको बनाने का तरीका है, वो ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे और वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे और फिर उनको मैच कर देते हैं। तो ये आपको पेपर में तो नहीं आएगा बनाने का, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट आता है। ये रेंज है, रेंज के ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज रेंज। क्लास इंटरवल को 8 से डिनोट करते हैं और ये निकालने का फॉर्मूला ये है कि जो रेंज हो उसको जितनी क्लासेस बनानी है उसे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्लास इंटरवल आ जाता है। आगे लेक्चर नंबर 6 आ गया। इसमें है स्टेम एंड लीफ के बारे में बताया हुआ है। इसमें से भी पेपर में इतना नहीं आता, लेकिन आप इसका भी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर ही लीजिएगा, भी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये होता है कि जो डेटा होता है ना उसको ही रिप्रेजेंट, उसको ही अरेंज करने का तरीका है कि स्टेम एंड लीफ जो होता है, स्टेम कहते हैं लीडिंग डिजिट को, और जो लीफ होता है वो होता है ट्रेलिंग डिजिट जो बाद में आ रहा होता है। ये जो है इन्होंने ज़्यादा सारा डेटा दे दिया है, थोड़ी सी एग्जांपल है ये मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें किस तरह इन्होंने किया है कि जो फर्स्ट फर्स्ट डिजिट है वो हर एक का 1 to लेकर 7 तक इन्होंने यहाँ पे लीडिंग डिजिट्स रख ली है जिसको हम स्टेम कहते हैं, और लीफ डिजिट इस तरह रखे हैं कि अब 48 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 के आगे 8 जो है वो एक दफ़ा है, तो यहाँ पे 4 के आगे लाके 8 रख लिया। आगे नेक्स्ट 3 है, तो 3 के आगे 1 है तो यहाँ पे 3 के आगे लाके 1 रख लिया। और इस तरह 5 है, 5 के आगे 4 है, मतलब फर्स्ट डिजिट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ट्रेलिंग डिजिट है बाद वाला डिजिट है वो लाके 5 के आगे यहाँ पे 4 रख लिया। इस तरह करके आगे चलते चलते ये डेटे को इन्होंने इस तरह अरेंज किया हुआ है। ये स्टेम एंड लीफ किसी की थ्योरी है, उस तरीके से डेटे को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये उसका तरीका है। इसमें और आगे मजीद ये किया कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में करके फिर इस तरीके से कर लें स्टेम एंड लीफ फॉर्म में। तो ये आगे मजीद इसकी चेंजिंग्स है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट कि एवरेजेस जो होती हैं वो हमें इनेबल करती हैं कि हम मेजर करें सेंट्रल टेंडेंसी को वेरिएबल डेटा की, और जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होती हैं वो हमें इनेबल करती हैं कि हम मेजर करें वेरिएबिलिटी को। तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, ये भी याद रख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, एवरेजेस का, कि वेरियस टाइप ऑफ एवरेजेस क्या हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एवरेजेस जो होती हैं उसकी टाइप्स होती हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग में भी आ सकता है, तो ये आपने बहुत ध्यान से समझना है। ये जो है ये तीन तो एवरेजेस हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, सारी एवरेजेस ही हैं। मीडियन जो होता है वो कहते हैं मिडिल वैल्यू को। मोड जो होता है, मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, आगे हम इस पे एग्जांपल्स भी करते हैं और क्वेश्चंस भी करते हैं। मोड जो होता है वो होती है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा, यानी कि बार बार जो आ रही हो, बार बार एक इन जो वैल्यू डेटा में हो उसको मोड कहते हैं। मीडियन जो होती है वो मिडिल वैल्यू होती है। सबसे पहले यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, जरा सारा ये इन्होंने डेटा दे दिया, इसमें से उन्होंने कहा है कि मोड बताएं। तो मोड जो होगी वो मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू होगी, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होगी। तो 9 जो है वो बार बार आ रहा है, 9 यहाँ पे भी है, ये भी 9 है, 3 टाइम्स आया हुआ 9, तो 9 जो है वो इस डेटे का मोड है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि जी मोड, इस डेटे का मोड बताना था। मोड इन केस ऑफ रॉ डाटा pertaining टू अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, कि अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल के हवाले से डाटा आ जाए तो उसका मोड किस तरह निकालते हैं। जब डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको
यहाँ पे अच्छा जी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मोड का। ये है द मोड इन केस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है कि मोड इज इक्वल टू 1 + Fm - F1 over Fm - F1 plus Fm - F2 multiplying by age. Age is क्लास इंटरवल, नीचे बताया हुआ है। हाँ जी, लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ ना कि आप एक रजिस्टर पकड़ लें या एक पेज पकड़ लें, उसमें टॉपिक लिखते जाएं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके हवाले से बता रही हूँ वो राइट डाउन करते रहें। अभी आगे फार्मूला शुरू हो गए हैं, इसके लिए भी आप टॉपिक लिखें और आगे उसका फार्मूला लिखते रहें। और उसको जिस तरह मैं समझाती जा रही हूँ वो भी समझते जाएं, तो जब आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा या एमसीक्यूज में ये चीज़ें पूछी जाएंगी तो बहुत आसानी हो जाएगी इसमें। मोड जो है, ये मोड का फॉर्मूला ये आपने याद कर लेना है। इसमें एल जो है वो रिप्रेजेंट करता है लोअर क्लास बाउंड्री को। दिस इज एल, दिस इज नॉट वन, दिस इज एल। एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री होगी मॉडल क्लास की। इसमें मॉडल क्लास एक चूज करनी होती है, और ये जो सारी वैल्यूज हैं हमने उसी मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करनी है। आगे एग्जाम्पल करेंगे तो ये हो जाएगा। एफ एम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास चूज की है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम एफ एम कहते हैं। एफ वन कहते हैं जो वो मॉडल क्लास होगी उसकी जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी, यानी पिछली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे एफ वन कहेंगे, और उस मॉडल क्लास की जो अगली फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम कहेंगे एफ टू। एज जो है वो क्लास इंटरवल है। अब ये डेटा है इसकी, हमने ये देखें यहाँ पे मॉडल क्लास वो होगी कि यहाँ पे अब ये देखें, इन्होंने हमें ये क्लासेस दे दी, उसकी हमने सेम नहीं थी उनकी लोअर क्लास एंड नेक्स्ट वन की अपर क्लास, तो हमने पहले क्लास बाउंड्रीज बना ली। और फ्रीक्वेंसी इन्होंने खुद दी हुई है। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो 14 है। तो मोड जो होता है वो वैसे भी मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है ना, सबसे हाई क्लास जो फ्रीक्वेंसी होगी हमने उसको अपनी मॉडल क्लास बनाना होता है। तो इसमें 14 है, उसको हमने अपनी फ्रीक्वेंसी बना लिया मॉडल क्लास की। और उसके अकॉर्डिंग अब इस पूरी रो के अकॉर्डिंग हमने अपनी बाकी वैल्यूज पुट करनी है। तो जो हमारा मोड है वो इसी क्लास के दरमियान लाई करता है। तो ये हमारी मॉडल क्लास बन गई। अब इसमें हमें सबसे पहले लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए। तो लोअर क्लास बाउंड्री इस क्लास की जो है वो 35.95 है, वो हमने इधर पुट कर ली। आगे एफ एम माइनस एफ एम जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास वो 14 है, वो हमने इधर देख लिया। एफ एम माइनस एफ वन, एफ वन जो थी वो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी थी वो 4 है, वो हमने इधर लिख ली। और नीचे एफ एम माइनस एफ वन, आगे एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। एफ टू जो है वो फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी है उस मॉडल क्लास की बाद वाली फ्रीक्वेंसी है, वो इधर रख ली। और अब आप 35.95 को माइनस करेंगे 38.95 से, तो जो इनका डिफरेंस होगा वो 3 आएगा, तो उसको हम एज कहते हैं, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे सिंपल कैलकुलेशन है तो आपके पास इसका मोड आ जाएगा। तो मोड का फॉर्मूला याद कर लेना है और समझ लेना है कि इसमें जो वैल्यूज पुट करनी है वो हमने कैसे पुट करनी है। तो मोड आपका क्लियर हो गया। आगे आ गया अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। कि तमाम ऑब्जर्वेशंस के सम को डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। इसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ये भी लिख लें कि ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें ये देखें सारा सारा डेटा दे दिया, इसका हमने अगर अरिथमेटिक मीन निकालना है तो इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज मीन कि ये कितनी वैल्यूज दी गई हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा।
अगर ग्रुप डाटा की फॉर्म में आ गया, ग्रुप डाटा मीन उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो उसका फॉर्मूला होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी सिर्फ सिंपल ऐड हो जाएगी, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ये हो गया इसका ग्रुप डाटा की फॉर्म में अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। ये आप अपने रजिस्टर पे इन फॉर्मूलाज को इस तरीके से अरेंज करके लिखें कि जब आप देखें आपको समझ आ जाए। जिस तरह अभी ऊपर हमने पढ़ा है अनग्रुप डाटा का, कि अनग्रुप डाटा वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, और ग्रुप डाटा वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो अनग्रुप डाटा आपको देखते ही पता चल जाएगा, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी वो अनग्रुप डाटा होगा। तो उसका फॉर्मूला लिख लें समेशन एक्स ओवर एन, और नीचे ग्रुप डाटा करके अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लिख लें एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। आगे है क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट्स के बारे में बताया हुआ है कि ये क्या होते हैं। जो क्लास मार्क्स होते हैं और जो मिड पॉइंट्स होती हैं वो सेम ही होती हैं। द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सम ऑफ टू लिमिट्स, कि उन टू लिमिट्स को आप ऐड करते हैं और उनको आप टू से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास आ जाते हैं मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट निकालने का तरीका है कि मिड पॉइंट किस तरह निकालते हैं। दोनों क्लासेस को ऐड करके टू पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा मिड पॉइंट, यानी क्लास मार्क। यहाँ पे इन्होंने अर्थमेटिक मीन की एक एग्जांपल भी करके दिखाई हुई है कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है और मिड पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए होंगे, अगर नहीं दिए होंगे तो आप खुद निकाल लेंगे दोनों को ऐड करके टू पे डिवाइड करके। तो जो फॉर्मूले में चीज चाहिए होती है वो आपने यहाँ पे टेबल में निकालनी होती है। अब जिस तरह ग्रुप डाटा था तो एफ एक्स हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज एक्स, जो मिड पॉइंट होगा उसको हम एक्स का नाम दे देंगे, और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है वो एफ होगी। इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनका सम आएगा उसको इधर पुट करेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो 30 है तो वो हमने इधर डिनोमिनेटर में रख दिया। तो ये आ गया हमारे पास अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ये बेस्ट अंडरस्टूड एवरेज है स्टैटिस्टिक्स में, इजी टू कैलकुलेट है, टेक्स इनटू अकाउंट एवरी वैल्यू इन द सीरीज। लाइक ये जो भी हमने ऊपर क्वेश्चन किया कि उसमें सम करते हैं हर वैल्यू को, तो ये अर्थमेटिक मीन एक ऐसी एवरेज है जिसमें वो हर वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी अर्थमेटिक मीन की। आगे ये वेटेड मीन है, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इसका फॉर्मूला है एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू। डब्ल्यू से पता चल रहा है वेटेड मीन है, तो वेटेड मीन का फॉर्मूला ये है कि इसमें डब्ल्यू और एक्स चाहिए। एक्स दे दिया और यहाँ पे वेट्स दे दिए जाएंगे। सिंपल आपने एक्स और डब्ल्यू यहाँ पे बनाना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। डब्ल्यू एक्स बनाना है तो 15 को 100 से इस तरह करके सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका सम निकाल लेंगे, और यहाँ पे जो वेट्स दिए हुए हैं उसका सम निकाल लेंगे, और नीचे फॉर्मूले में लाके वेट्स की फॉर्म में उनको पुट कर देंगे कि ये डब्ल्यू एक्स का समेशन क्या आया और डब्ल्यू का समेशन क्या आया, उसको वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो वेटेड मीन आ जाएगा। आगे मीडियन है। मीडियन जो होता है वो मिडिल वैल्यू होती है। मीडियन जो होता है वो सीरीज वाला जो डेटा होता है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, और हमें मीडियन मीडियन वाली मिडिल वैल्यू दे देता है। तो इसकी आगे एग्जांपल है कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के में आता है, शॉर्ट में बहुत दफा आया भी हुआ है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अभी ये वाला एग्जांपल है कि शॉर्ट क्वेश्चन में कराए तो इस तरह की एग्जांपल आ सकती है कि आपको इस तरह डेटा दिया जाएगा और कहेंगे कि इसका निकालें आप मीडियन निकालें। तो उसके लिए पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर इनको हाफ करना है। अगर जो है वैल्यूज जो हैं वो ऑड में दी गई हैं, ऑड मीन 7 वैल्यूज दी गई हैं, तो उसका तो सिंपल तरीका ये होगा कि हाफ इधर हो जाएंगी और हाफ इधर हो जाएंगी, उनको आप डिवाइड कर लेंगे। जो मिडिल में एक वैल्यू बचेगी जिसका किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा होगा तो वो उसका मीडियन होगा। और अगर आपको वैल्यूज दी जाती हैं इवन फॉर्म में, इवन नंबर्स में दी जाती हैं, लाइक 8 वैल्यूज देती हैं, तो उसमें इस तरह होता है कि अपर वैल्यूज मतलब पेयर्स बन जाते हैं। तो जो मिडल का पेयर बनता है ना, लाइक समझ लें कि कि ये वाली वैल्यूज का अलग पेयर बन गया और इनका अलग पेयर बन गया, अगर ये इवन की फॉर्म में दी गई हैं। तो मिड में 2 बचेंगी, तो इसको तो हम ये नहीं ना कह सकते कि ये मीडियन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मिडल वाली उन 2 वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो वो उस स्टेटिक का मीडियन आ जाएगा। ये मीडियन निकालने का, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आए मीडियन निकालें तो इसका ये तरीका होता है। ये देखें इस तरह किया भी हुआ है कि यहाँ पे तो सिंपल एक वैल्यू थी तो वो बता दी। जब ये ऑड की फॉर्म में है, अगर आपको इवन की फॉर्म में डाटा आ जाए तो उसका वो तरीका है कि ऐड करके
आगे ये देखें उस तरह ही किया हुआ है कि आपको इवन के फॉर्म में दिया तो मिडिल वाली टू वैल्यूज को ऐड करके टू पे डिवाइड करेंगे तो आपका मीडियन आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है तो इसलिए इसकी एक बार प्रैक्टिस भी कर लें। और मीडियन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, ये जो एक्स के ऊपर टिल्ड होता है ना, ये मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ये मीडियन है। आगे है मीडियन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। आगे इसका फॉर्मूला चेंज हो गया है कि मीडियन अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल की फॉर्म में आएगा तो उसका क्या फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला होता है कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है,